हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के सी आई पर। तो फाइनली आपका जो 22 मार्च को केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है वो मिल चुका है। तो फटाफट से पेपर को देख लीजिए और सभी क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका जो 22 मार्च का पेपर होगा उसके हम आंसर की भी इस पर अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। देखिए, ये आपके कुछ सामान्य जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप एग्ज़ाम में देख ही रहे हो ना। तो यहाँ पर सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य हैं। तो देखिए, ये आपका सेक्शन ए है ना। कौन सा है? सेक्शन ए है। और इसमें सबसे पहले जो विकल्पात्मक यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन है वो हैं। तो देखिए, ये आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन कौन सा है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन एक्सिबिटिंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स। तो राउल्ट रोड से कौन सा है जो क्या कर देता है? ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। देखिए, इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो है एसीटोन व क्लोरोफॉर्म। बाकी के देखिए जो तीनों हैं, ये तीनों कैसे हैं? ये धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। कैसा विचलन दर्शाते हैं? ये सब धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। फिर देखिए, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, मैग्नीशियम सल्फेट के पूर्ण वियोजन के लिए वांट ऑफ कारक यानी आई का मान पूछा गया है। तो देखिए, आई का मान जो हो जाएगा, ये मैग्नीशियम जो सल्फेट है जब ये वियोजित होगा तो ये Mg+2 और SO4-2 में वियोजित होगा, यानी कि एक ये रहेगा एक ये रहेगा। तो आई का मान यहाँ पर 2 आएगा। कितना आएगा? 2। तो राइट आंसर हो जाएगा ब। फिर देखते हैं यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन क्या है। मोलर चालकता का जो एसआई मात्रक है वो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। मोलर चालकता जो एसआई मात्रक है हो जाएगा साइमन मीटर माइनस मतलब मीटर स्क्वायर इन्वर्स में रहेगा और मोल इन्वर्स रहेगा, है ना। या फिर इस तरह से भी हम लिख सकते हैं साइमन मीटर इंटू में मोल। ठीक है, इस तरह भी इसको हम लिख सकते हैं। देखिए, जो साइमन है, साइमन का मतलब होता है 1 में ओम, यानी ओम इन्वर्स होता है साइमन का मतलब। ठीक है, साइमन का मतलब क्या होता है? ओम। और साइमन जो होता है ये चालकत्व का क्या होता है? एसआई मात्रक होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के विद्युत अपवर्तन के उत्पाद क्या क्या हैं? तो देखिए, यहाँ पर द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन आर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस एवं NOH। तो जब इसका यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो जो ये हाइड्रोजन गैस है ना, ये कैथोड पर, कहाँ? कैथोड पर, और जो क्लोरीन गैस है ये एनोड पर प्रेसिपिटेट होती है। ठीक है, यानी कैथोड पर और एनोड पर चली जाती है। फिर देखिए, अभिक्रिया वेग की इकाई क्या होती है? अभिक्रिया की इकाई हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? और ये होती है मोल लीटर सेकेंड इनवर्स, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ जिसमें आप शून्य कोटि, प्रथम कोटि और यहाँ पर जो द्वितीय कोटि सभी के लिए इसका जो वो भी पता कर सकते हो। जैसे यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है इसकी ऐसा यूनिट निकालने का जो होता है मोल, है ना। मोल होता है यहाँ पर 1 - n होता है। उसके बाद बात करें तो लीटर जो होता है ना, लीटर की बात करें तो लीटर के लिए होता है n-1 और यहाँ पर सेकेंड इनवर्स होता ही है। तो आपको n का मान अगर दिया हो, n का मतलब है कोटि, है ना। तो n अगर बराबर 0 है, क्या है? n बराबर क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो देखिए क्या हो जाएगा, k की जो इकाई है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अब निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो मोल, है ना। तो n1-1, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा लीटर, यहाँ हो जाएगा 1 - 1 सॉरी 0 है ना, एक सेकेंड, 0 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 0 है। ठीक है, यहाँ 0 है, ये 0 इधर 1 रहेगा और यहाँ 0 इधर 1 रहेगा सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ से हमको पता चलेगा तो जो शून्य कोटि अभिक्रिया उसका जो इकाई हो जाती है मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। इसी तरह से अगर आप n बराबर 2 रखोगे, है ना, तो क्या हो जाएगा? मोल यहाँ पर 1 - 1 और इधर लीटर 1 - 1 सेकेंड इनवर्स। तो ये माइनस 0 हो जाएंगे। तो जो हमको लास्ट आंसर मिलेगा वो होगा सेकेंड इनवर्स। इस तरह से आप किसी की भी प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, किसी की भी क्या निकाल सकते हो? k की इकाई निकाल सकते हो।
है ना। बाकी इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। फिर देखिए अधोलिखित में से न्यूनतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला आयन है, आयन हैविंग लीस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो यहाँ पर देखिए जो वेनेडियम है, वेनेडियम जो है इसका परमाणु क्रमांक 23 होता है और इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, आर्गन 18 होता है, ठीक है। तो यहाँ उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा 4s2 3d3 होता है। अब +2 का मतलब इसमें से ये 0 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसका मतलब इसके पास 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने होंगे 3। इसी तरह से मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज देखिए 25 होता है, तो इसके लिए अगर हम यहाँ बात करें तो ये होता है +2 जा रहा है यानी 4s0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3d5। तो यहाँ पर इसके पास 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। आयरन की बात करें तो यहाँ पर इसका जो आयरन है उसका क्या होता है, यहाँ पर आयरन जो होता है यहाँ पर ये 26 होता है, कितना होता है 26 होता है। तो इसके लिए 4s0 रहेगा और ये 3d6 रहेगा। यहाँ पर अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन है वो 4 रहेंगे। और निकिल की बात करें तो ये 28 होता है, कितना होता है 28 होता है। और इसके बात करें तो इसका 4s0 जब होगा तो यहाँ पर ये 3d8 कंडीशन में रहेगा, यानी कि इसके पास अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की बात करें देखिए कितने रहते हैं 3d8 के लिए 1 2 3 and 4 5, ठीक है 1 2 3 4 and 5 6 7 8 यानी कि 2। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे 2 होंगे, तो राइट आंसर यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए होमोलैप्टिक संकुल कौन सा है, तो होमोलैप्टिक संकुल का मतलब होता है ऐसे संकुल जिनमें केवल एक ही प्रकार के लिगेंड हो। कैसे हो, एक ही प्रकार के लिगेंड जिनमें होते हैं वो होमोलैप्टिक कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा ए। बाकी सब में 2 टाइप के क्या है लिगेंड है, ये सभी कैसे हेट्रो टाइप के लिगेंड है। कैसे है, हेट्रोलैप्टिक लिगेंड है, ठीक है भाई। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर 8 क्वेश्चन है। यहाँ पर ये दिया हुआ है एथीन डायमीन जो कोबाल्ट है वो दिया हुआ है। संकुल आयन में कोबाल्ट की समन्वय संख्या ये यहाँ पर जो पूरे जितने भी लिगेंड वहाँ पर जुड़ते हैं वो होता है, या फिर हम बात करें कि जितने लोन पेयर दान किए जाते हैं वो है। तो एथिलीन डायमीन जो है ना, एथिलीन डायमीन का अगर हम फॉर्मूला देखेंगे तो कुछ इस तरह से होता है CH2 NH2 फिर इधर CH2 NH2 है ना। तो यहाँ पर 2 NH2 समूह हैं जो क्या करते हैं, 2 लोन पेयर यहाँ पर डोनेट करते हैं। तो यहाँ पर एक एथिलीन डायमीड क्या करते हैं, 2 लोन पेयर दान करती है, तो 3 कितने करेगी 6। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 6, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर अधोलिखित में से थायोनिल क्लोराइड कौन सा है, द थायोनिल क्लोराइड अमोंग द फॉलोइंग। तो राइट आंसर हो जाएगा ए क्या हो जाएगा थायोनिल क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, थायोनिल क्लोराइड हो जाएगा। इस तरह से होता है ये, है ना, SOCl2, ये थायोनिल क्लोराइड है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन है वाइनिलिक हैलाइड में हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु की संकरित अवस्था क्या है ना। देखिए द हाइब्रिडाइज स्टेट ऑफ द कार्बन एटम अटैच टू द हाइलोजन एटम इन द वाइनिलिक हैलाइड। तो देखिए 2 तरह के होते हैं, एक एलिलिक हैलाइड होता है और एक वाइनिलिक हैलाइड होता है। यहाँ पर वाइनिलिक के बारे में पूछा गया है। वाइनिलिक का जो फॉर्मूला होता है वो इस तरह से होता है CH, है ना, यहाँ पर कोई हेलोजन परमाणु। अब पूछा है जो हेलोजन परमाणु ये कार्बन जुड़ा है इसका जो है संकरण पूछा है वो कितना होता है ना। अगर हम हाइड्रोजन को यहाँ से मान लो हटा दें, है ना, ये हाइड्रोजन हमने हटा दिया है, वो हाइड्रोजन को हमने इस तरह से लगा दिया है, ठीक है भाई। बात करते हैं, देखिए अब ये एक सिग्मा बंद है, ये एक सिग्मा बंद है और एक सिग्मा ए बंद। हमको सिग्मा बंद गिना है। डबल बॉन्ड जब भी रहेगा डबल बॉन्ड में एक ही सिग्मा बंद रहेगा, याद रखिएगा। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वहाँ भी एक सिग्मा बंद होगा। और संकरण में हम सिर्फ सिग्मा बंद गिनते हैं, तो 3 यहाँ पर सिग्मा बंद है, इसीलिए जो संकरण हो जाएगा वो sp2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा sp2 हो जाएगा। तो राइट आंसर sp2 है। साथ ही देखिए एलिलिक और होता है, एक ग्रुप होता है एलिलिक। तो एलिलिक जो ग्रुप होता है वो इस तरह से होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ CH2 और यहाँ कोई हेलोजन परमाणु जुड़ा है, ये एलिलिक हैलाइड है ना। तो ये जो पूरा ग्रुप है ये एलिलिक होता है। और यहाँ पर जो ये कार्बन है जिससे हेलोजन जुड़ा है ये sp3 संकरित होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। बात करते हैं यहाँ पर देखिए अधोलिखित में से असममित ईथर है, अनसिमेट्रिक ईथर अमोंग द फॉलोइंग इज। इनमें से कौन सा है जो असममित ईथर है। असममित ईथर का मतलब है कि जो ऑक्सीजन है इसके आसपास अगर ग्रुप सेम है तो सममित ईथर है, अलग अलग हैं
तो क्या होगा, असम्मित ईथर है। तो यहाँ पर देखोगे इसमें भी CH3 था, ये भी सम्मित होगा, है ना। यहाँ पर C2H5 तो ये भी सम्मित होगा, लेकिन यहाँ देखो एक तरफ CH3 एक तरफ C2H5, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर से आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये तो ईथर है ही नहीं, दे तो ईथर है ही नहीं, तो राइट आंसर पे आपका सी हो जाएगा। फिर देखिए ट्राईहाइड्रिक फिनो एल्कोहल कौन सा है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है ना। तो यहाँ पर देखिए जो ग्लिसरॉल है ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो ग्लिसरॉल है इसका फॉर्मूला होता है CH2OH, CHOH और CH2OH। अब यहाँ पर क्या है, 3 OH समूह है, इसीलिए इसको ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल है। 3 OH के कारण इसको क्या कहते हैं, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं, ठीक है भाई। फिर बात करते हैं नेक्स्ट। फिर देखिए यहाँ पर वनीला सेम से प्राप्त एल्डिहाइड है, तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है इसमें से कोई ना कोई, तो वेनिलिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राईमेथिल एमीन की आकृति, द शेप ऑफ ट्राईमेथिल एमीन कैसी होगी। तो देखिए यहाँ पर जो ट्राईमेथिल एमीन का मतलब होता है, एक CH इधर, 3 तो मैथिल समूह इधर जुड़े होते हैं इस तरह से, है ना, और यहाँ पर एक लोन पेयर होता है, क्या होता है यहाँ पर एक लोन पेयर इससे इस तरह से जुड़ा होता है। तो अभी पूछा गया है इसकी आकृति किस तरह की है, तो देखिए इसकी जो आकृति है वो यहाँ पर होती है त्रिकोणीय पिरामिड होती है, द्विपिरामिड भी नहीं होती, लेकिन यहाँ पर हम पिरामिडीय को ही आंसर मानेंगे। फिर ट्राइगोनल पिरामिडिकल होती है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो पिरामिडल ही हम आंसर बताएंगे, ठीक है। फिर देखिए तृतीयक एमीन कौन सा है, ट्राइमीन इज, इनमें से कौन सा है जो तृतीयक एमीन है। तृतीयक एमीन का मतलब हो कि नाइट्रोजन से 3 मैथिल समूह जुड़े होने चाहिए, जरूर नहीं कि मैथिल कोई भी समूह जुड़ा हो, बस 3 होने चाहिए, ये लोन पेयर होता है। तो यहाँ पर एक ही है बे ऑप्शन, ये क्या है, ट्राई मैथिल एमीन है। फिर देखिए यहाँ पर मोनोसेकेराइड है, इनमें से कौन सा है जो मोनोसेकेराइड है, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज और राइबोज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइबोज। मोनोसेकेराइड ऐसे सेकेराइड होते हैं जिन्हें और ज़्यादा जल अपघटित नहीं किया जा सकता। देखिए सुक्रोज का अगर हम जल अपघटन करते हैं तो यहाँ पर हमको क्या मिलता है, सुक्रोज के जल अपघटन से ग्लूकोज मिलता है, क्या मिलता है, ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं, क्या बोलते हैं, सॉरी सुक्रोज, और क्या मिलते हैं हमको यहाँ पर, फ्रक्टोज मिलते हैं सुक्रोज से, ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। माल्टोज से हमको ओनली ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है। और अगर बात करें यहाँ पर लैक्टोज की, तो लैक्टोज से हमको ग्लूकोज, साथ में क्या मिलता है हमको यहाँ पर, गैलेक्टोज मिलता है, क्या मिलता है, गैलेक्टोज मिलता है, ठीक है, ये हमको इससे मिलता है। राइबोज का जल अपघटन नहीं होता है, ये पेंटोज शुगर है जो डीएनए में पाई जाती है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होती है, राइबोज होती है आरएनए में 5 कार्बन की शर्करा, ठीक है भाई। बात करते हैं नेक्स्ट। तो अब देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आ गए हैं। अब देखिए 1 किलोग्राम विलायक में, क्वेश्चन है 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या खालिस्तान कहलाती है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट इज कोल्ड, क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है, क्या कहलाती है, मोललता, इंग्लिश में कहें तो मोलेलिटी, क्या कहते हैं, मोलेलिटी, ठीक है। यदि आयनों की सांद्रता इकाई हो तो डैनियल सेल के विद्युत बल का मान खालिस्तान वोल्ट होता है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ आयन इज यूनिट देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ डैनियल सेल इज, इसका मान होता है 1.1 वोल्ट होता है, ठीक है भाई। फिर देखिए लेड संचायक बैटरी में खालिस्तान का 38% विलयन वैद्युत अपघट्य के रूप में प्रयुक्त होता है। 38% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ खालिस्तान इज यूज एन इलेक्ट्रोलाइट इन लेड स्टोरेज बैटरी, तो यहाँ पर कंसनट्रेटेड H2SO4 लिया जाता है, क्या लिया जाता है, कंसनट्रेटेड H2SO4, मतलब सांद्र H2SO4, ठीक है। फिर देखिए स्वर्ण सतह पर HI का ऊष्मीय विजन खालिस्तान कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस इज एज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डर रिएक्शन, तो कौन सी का है, शून्य कोटि अभिक्रिया का है, क्या है, शून्य कोटि जो अभिक्रिया है उसका एग्जाम्पल है, ठीक है, 0 ऑर्डर, ठीक है भाई, ये इसका हो जाएगा। फिर देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा के हाइड्रोजन में खालिस्तान प्रयुक्त होता है, इज यूज एज कैटलाइस्ट इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ फैट, तो निकल का यहाँ पर यूज होता है, किसका यूज होता है, निकल का, ठीक है। आइसोब्यूटिल क्लोराइड का IUPAC नाम यहाँ पूछा गया है, तो आपको पहले तो स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, ये होता है आइसोब्यूटिल क्लोराइड, है ना, यहाँ CH3, यहाँ CH2 और हमने यहाँ Cl लगा दिया, ठीक है। अब ये है आइसोब्यूटिल क्लोराइड। ये जो ग्रुप है
ये जो ग्रुप आपको दिख रहा है ये कौन सा है, ये आइसो ग्रुप है, ठीक है भाई। और हमारी मेन जो श्रृंखला होगी वो ये होगी। तो IUPAC नाम हम जब देंगे, देखिए 1 2 एंड 3, तो हम कहेंगे 2 मैथिल, इसका IUPAC नाम देख लीजिएगा 2 मैथिल है ना, 1 सॉरी यहाँ पर पहले 1 क्लोरो आएगा क्योंकि मैथिल से पहले क्लोरो आता है ना, तो 1 क्लोरो 2 मैथिल और 3 कार्बन है तो प्रोपेन, ठीक है। ये इसका राइट नेम हो जाएगा, कौन सा, IUPAC नेम, ठीक है भाई। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है। एक आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर हैलोजन परमाणु का आकार बढ़ता जाता है, क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। जैसे कि यहाँ पर फ्लोरीन है, फिर उसके बाद क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है और फिर आयोडीन आता है ना, तो आयोडीन का आकार सबसे अधिक होगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जब फिनॉल के अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ कराए जाते हैं तो खालिस्तान उत्पाद मिलता है। देखिए जब हम, ये है हमारा फिनॉल, ठीक है, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं 3Br2 यानी कि जल से यहाँ वाटर और लेते हैं H2, इसकी जब रिएक्शन कराते हैं तो हमको जो प्रोडक्ट मिलता है उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की है, और इसका नाम आप आसानी से दे भी सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ऑर्थो और पैरा कंडीशन पर, तीनों ही कंडीशन पर Br ऐड हो जाता है और इसका जो नाम हो जाता है वो जाता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल, क्या हो जाता है, ट्राई ब्रोमो फिनॉल, इसका राइट आंसर हो जाता है। तो ये नाम है और मैंने पूरी रिएक्शन आपको बता दी है, ठीक है भाई। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अमीनो अम्ल जो शरीर में संश्लेषित हो सकते हैं खालिस्तान कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं अनावश्यक। कैसे कहलाते हैं, अनावश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं जिनका संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता है। अमीनो एसिड्स विच कैन बी सिंथेसाइज इन आवर बॉडी आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल। कैसे, नॉन एसेंशियल, ठीक है भाई, एसेंशियल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो हमारे बॉडी में नहीं बनते, जिनको हम कहाँ से, भोजन से प्राप्त करते हैं, उन्हें हम आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। दोनों के जो नंबर हैं वो 10 होते हैं, कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो टोटल जो अमीनो अम्ल 20 होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। विटामिन सी की कमी से खालिस्तान रोग होता है, द डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, तो स्कर्वी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा डिजीज है, स्कर्वी। तो ये सभी थे फिल इन द ब्लैंक्स। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस हैं, कौन से क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पर आपके अति लघुतरात्मक या फिर वेरी शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए क्या है यहाँ पर, जो पहला है मैं बोल देता हूँ, लिख नहीं पाऊँगा, है ना, कि विद्युत अपघटन का जो फैराडे का द्वितीय नियम है वो क्या कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक सेल को, है ना, जब 2 या 2 से अधिक सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भार के बराबर होती है। कैसी होती है, बराबर होती है। और इसको हम इस तरह से शो करते हैं, देखिए W/1 W/2, यहाँ पर E1 अपॉन में E2 ये तुल्यांकी भार को प्रदर्शित कर रहा है, और Z1 अपॉन में Z2, ठीक है। ये एक फॉर्मूले के थ्रू बताते हैं, बाकी मैंने पूरे डेफिनेशन बोल दी। फिर देखिए छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए, है ना, तो इसकी परिभाषा आप देख लीजिएगा। फिर देखिए कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा गया है। देखिए कॉपर का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 29। कितना होता है भाई, 29 होता है। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ देखने जाएँ तो ये हो जाएगा, आर्गन लिख देना, आर्गन 18 होता है, ठीक है। यहाँ इस तरह से आर्गन 18 और फिर 4s2, तो ये 20 हो गए। उसके बाद 3d9, लेकिन ये जो है वो गलत हो जाएगा। अब इसको हम राइट क्या लिखेंगे, ये गलत है, याद रखना। वैसे तो 29 ठीक बैठ रहा है, लेकिन ये गलत है। जो राइट होगा वो ये है कि आर्गन 18 तो होता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ 4s2 ना होकर के ये होता है 4s1, और यहाँ होता है 3d10। ये इसका राइट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसीलिए आपसे पूछा गया था कि हो सकता है आप ये करने जाओ, लेकिन राइट आंसर ये होगा, यह ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि ये आपको 2 संकुल दिए हुए हैं, है ना, और आपको बताना है कि कौन सी संरचनात्मक समावता है। देखिए यहाँ पर जो है, जो NO2 है, इधर यहाँ पर नाइट्रोजन इससे बॉन्ड बना है, नहीं नाइट्रोजन लोन पेयर दे रहा है,
और यहाँ पर ऑक्सीजन लोन पेयर दे रहा है। तो जब इस तरह के यहाँ पर एक ही ग्रुप के दो परमाणु क्या कर सकते हैं, लोन पेयर दे सकते हैं, तो इस तरह की जो समावेता उसको हम कहते हैं बंधन समावेता। क्या कहते हैं? बंधन समावेता या लिंकेज समावेता कहते हैं भाई, आइसोमेरिज्म इंग्लिश में लिंकेज, और यहाँ पर बात करें तो हिंदी में बंधन समावेता। ठीक है, काफ़ी प्रकार की होती है, हाइड्रेट, आयन, है ना, हाइड्रेट हो गया, आयन हो गया, काफ़ी सारी 4-5 समावेता होती है प्रकार की। फिर देखिए यहाँ पर है फिटिक अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण आपको देनी है। देखिए 3 रिएक्शंस होती है, तीनों आपको पता होनी चाहिए। वुड्स, इनमें से कोई एग्ज़ाम में पूछी जाती है तो ये इस एग्ज़ाम में पूछ गई। वुड्स फिटिक, है ना, और यहाँ पर फिटिक अभिक्रिया। अभी फिटिक यहाँ पर पूछी गई है तो ये आपको पता होनी चाहिए, ये तो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस में है। तो देखिए फिटिक जो अभिक्रिया है इसका क्या है, यहाँ पर इस तरह से ये अभिक्रिया है, यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर कुछ नहीं लगा हुआ। ठीक है, यहाँ पर हेलोजन लगा दिया या फिर Cl लगा देते हैं इधर, है ना, ये Cl लगा दिया। फिर यहाँ पर क्या है, सोडियम है, इसके 2 मॉलिक्यूल लिए जाते हैं, या 2 ले लेते हैं या फिर यहाँ एक और बना देते हैं इस तरह से, प्लस इस तरह से बना दिया हमने। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं शुष्क, यहाँ पर 2 लेना पड़ेगा हमको। ठीक है, इसकी रिएक्शन होती है शुष्क ईथर की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? शुष्क ईथर, ड्राई ईथर। ठीक है, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो देखिए जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या है, प्रोडक्ट बनता है इस तरह से, ये दोनों के दोनों जो बेंजीन हैं यहाँ इस तरह से जुड़ जाते हैं और साथ में प्लस में 2 NaCl यहाँ बाहर निकल जाता है। तो ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को हम कहते हैं फिटिक अभिक्रिया। ठीक है भाई, ये क्या है, फिटिक अभिक्रिया हो गई। बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनने की जो रासायनिक समीकरण आपको देखनी है। तो देखिए क्या है, ये यहाँ पर हमने बेंजीन ले लिया है ना, इस बेंजीन की रिएक्शन करा रहे हैं हम कार्बन मोनोऑक्साइड से, और साथ में देखिए क्या ले रहे हैं, HCl ले रहे हैं, और ये रिएक्शन जो है AlCl3 के प्रेजेंस में होती है, निर्जल AlCl3 याद रखिएगा, निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में होती है, और इस तरह से हमको बेंजल्डिहाइड मिल जाता है। ये ग्रुप लग गया एल्डिहाइड, तो इसको हम बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, ये इसका नाम हो गया बेंजीन, ये है ही। ठीक है, ये समीकरण हमने बता दी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है, यहाँ पर है पैरा अमीनो एजोबेंजीन का रासायनिक सूत्र। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, दो कंपाउंड है इस तरह के, एक है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन और एक ये है पैरा अमीनो एजोबेंजीन। तो यहाँ पर ये एजो यानी कि 2 नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर एक जो बेंजीन रिंग है इससे यहाँ एमीन समूह जुड़ता है। ठीक है, तो इस तरह की ये रिएक्शन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिर बात करते हैं कि जो माल्टोज के जल अपघटन से जो प्राप्त उत्पाद उनके नाम अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताए थे। माल्टोज है, माल्टोज का हमने जल अपघटन कराया है ना, जल अपघटन कराने पर हमको क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है और प्लस में गैलेक्टोज मिलता है। क्या मिलता है, गैलेक्टोज मिलता है। ठीक है, ये हो गया। ये सभी थे वेरी शॉर्ट टाइप के। अब देखिए यहाँ पर लघुत्रात्मक यानी शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चन है वो देखिए, यहाँ पर हेनरी का नियम लिखना था और इसका एक अनुप्रयोग लिखना था। हेनरी का जो नियम होता है वो जो आंतरिक दाब होता है किसी भी गैस का ना, आंशिक दाब, सॉरी आंतरिक नहीं आंशिक दाब, उसके गैस मोल अंश पर डिपेंड करता है, मोल अंश के समानुपाती होता है। जब इसको हम हटाते हैं तो यहाँ पर हेनरी नियतांक आता है। ठीक है ना, तो ये जो नियम है ये बताता है किसके बारे में, कि जो गैसों की विलेयता है द्रव में उसके बारे में बताता है। ठीक है भाई, और अनुप्रयोग क्या है कि जो हाई टेम्परेचर पर हम क्या करते हैं, जो गैस हैं उनको रखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमको एग्जांपल देखने को मिलेगा, जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है उनमें जो CO2 है उसको द्रवीकृत किया जाता है हाई प्रेशर पर। फिर देखिए सांद्रता के साथ चालकता एवं मोलर चालकता में परिवर्तन को समझाना है। तो देखिए 1 लीटर है ना, 1 लीटर विद्युत अपघट्य में उपस्थित आयन है ना, आयन जो होते हैं उनका चालकत्व क्या कहलाता है, यहाँ पर ये तो कहलाती है चालकता। कितनी, 1 लीटर सांद्रता वाले विद्युत अपघट्य में उपस्थित आयनों का चालकत्व चालकता कहलाती है,
और अगर मोलर चालकता की बात हो रही तो 1 मोल, यहाँ रखना, 1 मोल विद्युत अपघट्य, 1 मोल विद्युत अपघट्य 1 लीटर आयतन या 1 घन सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, आयतन में उपस्थित आयन जो चालकत्व दर्शाते हैं वो उसको हम कहते हैं मोलर चालकता कहते हैं। ठीक है भाई, ये एक बात हो गई। फिर बात करते हैं, यहाँ एक आपके सामने है, ये रिएक्शन है, निकल है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिल्वर है और ये बन गया है। ठीक है, उपरोक्त अभिक्रिया के मानक गिब्स ऊर्जा का परिकलन कीजिए। आपको E0 सेल आपको यहाँ दिया हुआ है और यहाँ पर फेरेड जो है ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, फिर देखिए अब ये जो फॉर्मूला होता है जो गिब्स ऊर्जा होती है उसके लिए होता है -NF, है ना, E0 सेल। ठीक है, ये होता है। अब आपको यहाँ N का मतलब होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हुई है यहाँ पर। तो देखिए इस रिएक्शन में जो सिल्वर है ये प्लस के रूप में है, तो यहाँ पर इस मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक को 1 चाहिए तो 2 हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन देता है, यहाँ पर नाइट्रोजन देता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी N की वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाती है। बाकी यहाँ पर F की वैल्यू और E की वैल्यू आपके सामने है, बस आपको फॉर्मूले में मान रखना है, जैसा कि -2 इंटू में 96500 इंटू में 1.5 वोल्ट। अब इसको आप गुना कर लीजिएगा और आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप कर लीजिएगा। बात करते हैं लैंथेनाइड अंकुचन को समझाइए। तो जो लैंथेनाइड तत्व होते हैं जैसे जैसे उनकी त्रिज्याएं बढ़ती जाती हैं तो उनका जो आकार है वो घटता जाता है, उसी को लैंथेनाइड अंकुचन कहते हैं। ऐसा नाभिकीय आवेश के बढ़ने के कारण होता है। ठीक है, यहाँ पर टाइटेनियम आयन के लिए प्रचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण यहाँ पर पूछा गया है ना, जिसका जो वैल्यू होती है वो ऐसे होती है, एन होता है, सॉरी यहाँ पर ये होता है एन, अरे यार, n+1। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं टाइटेनियम। यहाँ पर n का मतलब होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और टाइटेनियम 3 का मतलब देखिए क्या है, +3, तो शक्ति है ना। ये अगर बात करें तो इसका 222 होता है जो एटॉमिक नंबर है टाइटेनियम का, है ना। तो अगर इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखें तो ये होता है आर्गन 18 4s2, है ना, और ये 3d2 होता है। अब 3 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 4s0 हो गया और 3d1 हो गया। अब 1 इलेक्ट्रॉन है तो में इलेक्ट्रॉन बच गया 1, तो म्यू इजगल टू n 1 हो गया इंटू में 1+1, है ना, तो म्यू बराबर 1, ये 2 हो जाएगा, है ना। √2 इसका मान आ जाएगा, √2 का मान आप निकाल लीजिएगा कितना आता है। ठीक है, या तो √2 या 1 हो सकता है, 3, मुझे फॉर्मूला एक बार आप याद कर लीजिएगा, हो सकता है फॉर्मूला 1+2 हो, तो 1.732 इसका राइट आंसर होना चाहिए। एक बार ये फॉर्मूला चेक कर लीजिएगा, मुझे हल्का डाउट है। एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि आपको पूछी, यानी कि SN1 जो अभिक्रिया है, नाभिक रागी जो अभिक्रियाएँ होती हैं उनकी क्रियाविधि पूछी है, तो आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो अभी इसको तैयार कर लीजिए। SN2 SN1 में से जनरली एक पूछी जाती है, तो इस पेपर में SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि पूछी गई है। याद रखिएगा, जो SN अभिक्रिया विधि होती है इसमें कार्बोकेटायन का निर्माण होता है। 2 ब्रोमोपेंटेन को उदाहरण के रूप में लेते हुए बीटा विलोपन अभिक्रिया को आपको बताना है ना। किसको बताना है? बीटा विलोपन अभिक्रिया। देखिए इसमें आपको 2 ब्रोमोपेंटेन का यानी 5 कार्बन है, तो इस तरह से चलो आप कर लीजिएगा, मैं पूरा नहीं बता पाऊँगा, काफ़ी लंबी रिएक्शन हो जाएगी, है ना। तो ये आप कर लीजिएगा। इसमें विलोपन है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रोमो और हाइड्रोजन निकल जाएगा। और मैं आपको फाइनल प्रोडक्ट बता देता हूँ, कुछ इस तरह से बनेगा CH3 CH2 है ना, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2 ना, इस तरह से बन जाएगा ये ये वाला आंसर होना चाहिए। आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, रिएक्शन कर लेना। फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं पूछी गई है। देखिए ये होता है फिनॉक्साइड आयन होता है,
यहाँ पर ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये नेगेटिव चार्ज के जो इलेक्ट्रॉन है ये पूरे बेंजीन रिंग में घूमते हैं और अनुनादी संरचना आपको बनानी, सिंपल सा आप बना दोगे, इजी था। फिर देखिए समझाइए क्यों एल्डिहाइड एवं कीटोन के क्वथनांक समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बनों और इतरों से अधिक होते हैं, तो ये हाइड्रोजन बंधन के कारण होता है। फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है, क्योंकि एसिटिक अम्ल में एक CH3 यानी कि देखिए ये जो है फॉर्मिक अम्ल है ना, और ये होता है जो CH3COOH है ना, ये एसिटिक अम्ल। अब एसिटिक अम्ल के पास एक CH3 समूह है और CH3 समूह प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। प्लस आई इफेक्ट का मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आगे की ओर ट्रांसफ़र करता है, और जो प्लस आई इफेक्ट दर्शाते हैं वो अम्लता को घटाते हैं, याद रखिएगा। एक रिएक्शन है, यहाँ पर ये पूछा गया है कि ए उत्पाद क्या है और बी उत्पाद क्या है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। एक बार मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर मेहनत करके पता करें क्या होता है, फिर भी मेरे अकॉर्डिंग ये NH2 होना चाहिए ए, और बी यहाँ पर होना चाहिए यहाँ पर N2Cl -N+। तो ये दो प्रोडक्ट हैं, या मैंने मेरे अकॉर्डिंग ये आप चेक कीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पर कहा गया है कि एल्केनेमीन और अमोनिया से अधिक क्षारीय क्यों है, तो एल्केनेमीन में एक मतलब जैसे एल्केनेमीन का मतलब है कि यहाँ NH2 है ना, और NH3 है, तो वही बात जो R समूह होता है ये प्लस आई इफेक्ट दर्शाता है, जो कि क्षारकता को बढ़ाता है और अम्लता को घटाता है। एरोमेटिक अमीन अमोनिया से कम क्षारक क्यों है, क्योंकि एरोमेटिक अमीन में जो है अमोनिया के जो इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन है वो उसमें भाग ले लेते हैं और भाग लेने के कारण वो स्थायी हो जाते हैं। फिर देखिए यहाँ पर अल्फा हेलिक्स की स्ट्रक्चर पूछी गई है, तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है ना, इस तरह से होती है, और यहाँ इनके बीच में हाइड्रोजन बंद होते हैं, ये आपको दर्शा देने हैं। ये इसकी कैसी है, अल्फा कुंडलित स्ट्रक्चर है, हेलिक्स स्ट्रक्चर। फिर देखिए परासरण को परिभाषित करना है, और यहाँ पर मोलरता पूछी गई है, ठीक है। यहाँ परासरण क्या होता है कि जल का क्या होता है, जल का अपनी अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से गमन परासरण कहलाता है। क्या कहलाता है, जल का अपनी उच्च सांद्रता यानी अधिक सांद्रता यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से गमन परासरण कहलाता है। और यहाँ पर जैसे मोलरता पूछी गई है, तो ये मोलरता का फॉर्मूला आप निकाल सकते हो, है ना। तो ये 500 ml होता है, तो मोलरता के लिए m = क्या हो जाएगा, यहाँ पर ग्राम में मात्रा देंगे जो कि 4 ग्राम है ना। अब यहाँ साथ में हम इसके बटे में लिखेंगे इसके अणुभार, जो कि 23 होता है सोडियम का, 16 होता है ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का होता है 1। इन सबको जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर हमारे पास 40 निकल के आए, कितना आएगा 40। अब जितना हमको आयतन दिया हुआ है, ये आयतन गुना कर देंगे 500 ml। अगर लीटर में होता तो कोई बात नहीं, अगर ml में है तो यहाँ 1000 से इंटू कर देंगे, बस ये करना है हमको। तो ये 3 0 से सीधा 3 0 काट देंगे, 2 इसकी हो जाएगी, 4 से 4 कट जाएगा, यानी 1/5 बचेगा, और 1/5 का मतलब होता है 0.2 m इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, इस तरह से इसका हम आंसर बता सकते हैं। फिर देखिए अथवा में दिया हुआ है, यहाँ पर आपसे मोललता पूछी गई है और कुछ नहीं पूछी गई है ना। यहाँ पर विलायक दिया होगा, है ना, यहाँ पर 5 ग्राम जैसे यहाँ दी हुई है CH3COH की वैल्यू दी हुई है, और 120 ग्राम बेंजीन में घोला गया है ना, तो हमको 120 ग्राम दिया हुआ है, 5 ग्राम तो ये दिया हुआ है, इंटू में 120 ग्राम। लेकिन अब हमको यहाँ पर इसके अणुभार निकालना पड़ेगा। कार्बन का 12, हाइड्रोजन के 3 ये हो गए, और एक वो 4 हाइड्रोजन हो गए, फिर कार्बन 12 आ गया ना, और फिर ऑक्सीजन के 16 32 ये हो गए। तो आप इनको जब जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, 12 12 24 24 और 4 28 है ना, 28 और 32 कितने हो गए, यहाँ पर 60, तो 60 हो गए इस तरह से, है ना। तो इसको जब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये 120 है, तो इंटू यहाँ पर हमको 1000 करना पड़ेगा, 2 0 से सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा। तो फिर उसके बाद वैसे हमको काटना है, तो देखिए अगर हम काटें तो 50 में अपन को भाग देना है 6 × 12 का, बस हमको भाग देना और कुछ नहीं करना है। ये 25 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, तो 25 में अपन को 36 का भाग देना पड़ेगा। भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा देख लीजिएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ आपसे पूछा गया है इसका IUPAC नाम, ये इस चैप्टर से IUPAC नाम जरूर आता है और ये आ चुका है। देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा यहाँ पर पोटेशियम
पोटेशियम हेक्सासाइनो ठीक है। और आयरन, अब आयरन क्या है यहाँ पर, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो ये प्लस आएगा और यहाँ पर जो है आयरन ये Cn का होल 6 रहेगा, ठीक है। यहाँ पर इस पर -3 चार्ज आएगा, कैसा आएगा, -3 चार्ज आएगा, तो इसलिए इसको हम कहते हैं, अब यहाँ पर जब भी -3 आए तो इसको हम फेरेट कहें, आयरन ना करके फेरेट कहेंगे और ब्रैकेट में इसके लिख देंगे थर्ड क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो आयरन है वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है, इस तरह से पूछा जाता है, तो ये इसका IUPAC नाम हो गया, ठीक है। फिर पूछा गया है कि संयोजकता बंध सिद्धांत यानी कि VBT के आधार पर आपको क्या बताना है, ये कोबाल्ट 6 संकुल की ज्यामिति और चुंबकीय प्रकृति आपको बतानी है। तो यहाँ पर कोबाल्ट जो है किसके है, +3 की अवस्था में, +3 ऑक्सीकरण अवस्था में, मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं। अगर बात करें तो जो ये यहाँ पर कोबाल्ट है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 27 होता है ना। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो ये 4s0 है ना, 3d7 आता है, सॉरी 4s2 आता है, 3d7 आता है, तो ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो 4s0 और ये आ जाएगा 3d6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अगर 3d6 को हम इस तरह से शो कर देते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर क्या है, जो ये फ्लोराइड है ना, ये एक प्रबल लिगेंड होता है, तो ये क्या करता है, यहाँ पर युग्मन प्रदर्शित करता है, क्या करता है, युग्मन, तो ये युग्मित कर देता है और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कुछ इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पर भी डबल हो जाएंगे, यहाँ पर भी डबल हो जाएंगे और फिर यहाँ पर भी डबल हो जाएंगे और 2 खाली रहेंगे, तो ये हो जाएगा D2 है ना। और sp, ये देखिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सॉरी जो संकरण हो जाएगा D2sp2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब D2sp2 यहाँ पर कोई भी क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये प्रतिचुंबकीय होगा, कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, ठीक है भाई, प्रतिचुंबकीय होगा, है ना। और ज्यामिति देखिए इसकी कैसी होगी, यहाँ पर अष्टफलकीय होगी, कैसी होगी, अष्टफलकीय होगी, जनरली जो होती है, देख लीजिएगा। बाकी ये आंसर था इसका VBT के आधार पर, है ना। इसका IUPAC नाम या पूछा है तो ये ऑक्जेलेट है ना, क्या है, ट्राई ऑक्जेलेट है। बात करें तो इसका IUPAC नाम बता देते हैं, पोटेशियम है ना, ये C2O4 क्या है, ऑक्जेलेट है, तो क्या कहेंगे, ट्राई ऑक्जेलेट, ट्राई ऑक्जेलेट। अब Cr देखिए C2O पर क्या होता है, जनरली -2 होता है, कुछ इस तरह से होता है, देखिए COO एंड COO, तो इस तरह से माइनस होता है, दोनों पर ही माइनस होता है, 2 माइनस होता है, 3 पर 6 हो गया माइनस, है ना। तो यहाँ पर Cr यहाँ पर +3 की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, +3 की फॉर्म में, तो यहाँ पर क्रोमेट आएगा, क्या आ जाएगा, क्रोमेट थर्ड इसमें आ जाएगा, ठीक है भाई, इस तरह से। फिर यहाँ पर आपको VBT के आधार पर ये बताना है, इसकी आकृति बतानी है। निकल जो होता है वो 28 होता है और यहाँ पर इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो +4 दिखाई गई है, कितनी है, सॉरी +2 दिखाई गई है, कितनी दिखाई गई है, तो 22 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम बात करें इसका तो कितना हो जाएगा, ये आर्गन हो 4s2 और 3d8 होता है। अब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 3d8 बच गए, कितने बच गए, 3d8। तो 3d8 को अगर हम इस तरह से 1 2 3 4, इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो 2 यहाँ पर क्या है, खाली हैं, ये सॉरी 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पर जो साइनो है ये भी प्रबल लिगेंड है, तो ये क्या करेगा, इसमें युग्मन दर्शाएगा, इस तरह से ये क्या हो जाएगा, युग्मन दर्शा देगा, ये हो गए युग्मन और यहाँ भी युग्मन, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन खाली रह जाएगा, एक मतलब ये डी कोष खाली हो जाएगा, तो ये जो संकरण होगा ये DsP2 रहेगा, कैसा रहेगा, DsP2 रहेगा। तो देखिए यहाँ पर DsP2 और इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसकी प्रकृति प्रतिचुंबकीय रहेगी, कैसी रहेगी, प्रतिचुंबकीय रहेगी, है ना। ज्यामिति बात करें तो ये वर्ग समतलीय रहेगी, कैसी रहेगी, वर्ग समतलीय इसकी ज्यामिति रहने वाली है, ठीक है। यही चीज़ें पूछी गई है तो बता दी गई हैं ये। फिर देखिए यहाँ पर
द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल का आपको क्या बताना है, संरचनात्मक सूत्र बताना है। तो द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल, ब्यूटिल यानी कि 4 कार्बन है, 1 2 3 एंड 4, है ना। अब देखिए द्वितीयक ब्यूटिल एल्किल है, अल्कोहल है, मतलब यहाँ पर कहीं OH दूसरे कार्बन पर लगा हुआ है। अब द्वितीयक का मतलब होता है सेकेंडरी, है ना, सेकेंडरी कार्बन पर OH समूह है। सेकेंडरी कार्बन पर OH समूह का मतलब एक कार्बन यहाँ है, ठीक है, और एक कार्बन ये हो गया। चलो यहीं ऐड कर देते हैं इसको, ये हो गया, ठीक है। ये सेकेंडरी कार्बन है, इस पर OH लगा हुआ है, तो इसका अगर फॉर्मूले इस तरह से हो जाएगा CH CH2 CH3, ठीक है। IUPAC नाम भी दे सकते हो। 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्यूटेन टू ओल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन टू ओल, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर ये रिएक्शन है, ये अल्कोहल है और इसकी सांद्र H2SO4 से रिएक्शन कराई है, तो यहाँ पर जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो एथीन है। जिंक से रिएक्शन कराई है तो ये बेंजीन प्राप्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेंजीन प्राप्त हो जाएगा। सिंपल सी रिएक्शन है, ये हो गई। उसके बाद तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल की स्ट्रक्चर पूछी है, तो ये इस तरह से हो जाएगी भाई, ठीक है। CH3 CH3OH, ये तृतीयक ब्यूटिल की स्ट्रक्चर है। आप इसका IUPAC नाम भी दे सकते हो। IUPAC नाम दोगे तो क्या दोगे, 2 मैथिल, है ना, और यहाँ पर प्रोपेन टू ऑल, इसका IUPAC नाम हो जाएगा, ठीक है भाई। फिर देखिए यहाँ पर ये इसकी रिएक्शन कराई है सांद्र HNO3 से, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो है पिक्रिक अम्ल। कैसा है, पिक्रिक अम्ल है, OH, यहाँ NO2, यहाँ भी NO2 और यहाँ भी NO2, ठीक है। ये पिक्रिक अम्ल है, इसका नाम है पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल इसका नाम हो जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ एक रिएक्शन दी हुई है, सोडियम Br चला जाएगा यहाँ पर से, है ना। ये एक प्रोडक्ट आप देख लीजिएगा इस रिएक्शन को एक बार, यहाँ से क्या होगा, NaBr निकल जाएगा भाई, ठीक है। क्या निकल जाएगा, NaBr। तो ये अब फिर उसके बाद निबंधात्मक रिएक्शन है, ये आपके अभिक्रिया कोटि आणविकता में अंतर पूछा है, प्रथम कोटि, है ना। तो यहाँ से निबंधात्मक आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और ये एल्डिहाइड वाले चैप्टर से है, यहाँ से भी आपको एक बड़ा क्वेश्चन देखने को मिलता है। ग्लूटेरिक अम्ल का IUPAC नाम, प्रोपेनॉल हाइड्रोजन के मध्य राशि ने केनिजारो अभिक्रिया। तो ये था पेपर, ठीक है, फटाफट से देख लीजिएगा और अपनी तैयारी को पुख्ता कीजिए, मैक्सिमम मार्क्स लेके आइए एग्जाम में। तो बेस्ट ऑफ लक योर एग्जाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।